हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी होता क्या है, किन किन कारणों से इनको नुकसान पहुंच सकता है और पहुंच रहा है, और कैसे हम लोग इसको बचा सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बायोडायवर्सिटी होता क्या है। तो देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रह रहे हैं, आपको पता है सबका अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग बायोम है, सब रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी सब बना के रह रहे हैं। तो सबका जो इंडिविजुअली ये सब रिसाइड कहाँ कर रहे हैं, सब रह कहाँ रहे हैं, सब अर्थ पे रह रहे हैं। तो ये पूरा टोटल है, सबको मिला के क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, सब हम लोग को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, जिससे ह्यूमन जो है अपना लाइफ इजीली सस्टेन कर रहे हैं अर्थ पे। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए। आपको पता है हम लोग को पीने का पानी मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहा है, घर मिल रहा है, टेबल कुर्सी, कुछ भी जो आप आसपास देख लो, जो भी आप कहीं ना कहीं प्लांट एनिमल्स कहीं ना कहीं से आपको मिला है, जिसके कारण हम लोग आज इजिली अपना लाइफ कंफर्टेबल जी पा रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि एक अगर ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी में, अगर मान लीजिए सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ प्लांट है, एनिमल नहीं, या फिर एनिमल है प्लांट नहीं, तो होगा क्या कि हमको सब कुछ नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए। इसलिए बायोडाइवर्सिटी में हम लोग सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पे, इंडिविजुअल स्पीसीज पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमको बायोडाइवर्सिटी में सभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को एक दूसरे का हेल्प के थ्रू या सभी हम लोग को चाहिए। तो इसीलिए अगर बायोडाइवर्सिटी में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब वो विलुप्त हो रहा है, तो वो हम लोग के लिए सही नहीं है, हमारे अर्थ के लिए सही नहीं है, हमारे लाइवलीहुड के लिए सही नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, सबका इक्वल आप देखेंगे प्रोपोर्शन रहना चाहिए हमारे अर्थ पे। ना ही प्लांट एक्सेस हो जाए, एनिमल बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट हो जाए, कम हो जाए, और ना ही एनिमल बहुत ज़्यादा हो जाए, प्लांट कम हो जाए। मतलब कोई भी कम्युनिटीज़ जो है अचानक से पूरा विलुप्त नहीं होना चाहिए, सब इक्वली रहना चाहिए। अब आपको पता है जो प्लांट है, हम लोग एनिमल के बारे में तो जानते हैं, एनिमल से हम लोग कितना एनिमल इंपॉर्टेंट है। प्लांट क्या है, प्लांट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है वो करते हैं। ऊपर से एयर प्यूरिफाई करने में कितना मदद करता है, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, रेनफॉल करवाने में, इसमें भी प्लांट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे कोरल रीफ का अलग एक रोल है, मैनग्रोव स्वैम्प, सबका अलग अलग, मतलब हर जो भी ऑर्गेनिज्म है सबका अलग अलग रोल है हमारे अर्थ पे। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी में सबका होना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मेनली बात क्या करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, मेनली जो है वो रिस्क पे क्यों है और कैसे हैं। तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी स्पीसीज हम लोग देख रहे हैं, 98% स्पीसीज तो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो जितने भी हम लोग देख रहे हैं 1 या 2% है, उतने सारे स्पीसीज हैं। और अब ये जो कुछ बचे हैं, इनमें भी आप देखेंगे IUCN को पता है, एक रेड लिस्ट IUCN जारी करता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज वगैरह का, कितना वल्नरेबल है, कितना वो बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाला है, ये सब पे वो एक लिस्ट जारी करता है। तो वो जिस हिसाब से उसका लिस्ट आ रहा है, आपको पता है बहुत ही जानवर हैं, स्पीसीज हैं अलग अलग, वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो कैसे हम लोग कंजर्व करें, ये भी हमें ही सोचना पड़ेगा। पहले क्या होता था, स्पीसीज पहले भी एक्सटिंक्ट होते रहे थे, ये नॉर्मल है, स्पीसीज आए एक्सटिंक्ट हुए, वो कोई बड़ा इशूज नहीं है। लेकिन जिस रेट से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ये बड़ा इशू है। मतलब पहले उम्मीद था कि इतना रैपिडली नहीं होगा, लेकिन जिस उम्मीद से साइंटिस्ट का था कि एक्सटिंक्शन होगा, उससे 1000 से 10,000 टाइम्स जल्दी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं स्पीसीज। तो सोचिए आने वाला समय में हम लोग का हालत क्या होगा कि साइंटिस्ट जितना सोचे थे उसे 10,000 टाइम्स इतना ज़्यादा स्पीसीज जो है वो अब विलुप्त हो रहे हैं। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था IUCN के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। IUCN का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा। IUCN के बारे में कैसे कैसे IUCN जो एनिमल्स को है या स्पीसीज को क्लासीफाई करता है, कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा वल्नरेबल है, किसके बारे में ज़्यादा देखने का जरूरत है, ये सब डिटेल में दिया हुआ है, वो वीडियो आप एक बार देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं IUCN में ऑलमोस्ट 1,42,000 स्पीसीज जो है लिस्टेड है। अब बताया जा रहा है कि इसमें से 29% इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब क्या हो गया, अभी विलुप्त होने के कगार पे है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो जल्दी ही विलुप्त हो जाएगा। और इसका मतलब है कि हम लोग को उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह डायनासोर को हम लोग नहीं देख पाए,
या उस आने वाले टाइम में स्पीसीज में हम लोग का भी यही हाल होने वाला है। तो हम लोग को ये सब ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो स्पीसीज है इतने विलुप्त हो रहे हैं, मेनली परसेंटेज में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। एक आपका आइडिया बनेगा कि कौन सा स्पीसीज का आप कितना परसेंट जो है जो विलुप्त हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा, मोर देन 40,000 स्पीसीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। मतलब 40,000 से ज़्यादा स्पीसीज जो है वो बताया जा रहा है कि एक्सटिंक्शन होने के कगार पे हैं, जो कि जितने भी टोटल जितना IUCN अपने लिस्ट में स्पीसीज को रखा है बताया जा रहा है उसका ऑलमोस्ट ही 28% है। अब सबसे पहले देखते हैं एम्फीबियंस है, इसका 41% है रेट एक्सटिंक्शन होने का, कि इतना ज़्यादा विलुप्त लगभग कभी भी हो सकता है या फिर हो चुका है। अब एम्फीबियंस में देखिए क्या आता है, आपका फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गया, जितने भी कोल्ड ब्लडेड आपको दिखेंगे ये सारे हो जाएंगे। मैमल्स में सब आ जाएंगे, इसका 26% है। कॉन्फियर्स क्या होता है, ये आप एक ट्री है जो आपका कोन टाइप का ट्री रहता है जिसका देखेंगे अप साइड का रहता है, इसका 34%। बर्ड्स में 30% स्पीसीज एक्सटिंक्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। शार्क्स एंड रेज में 37% है। रीफ कोरस जो आपको पता है समुद्र के नीचे आपको पाया जाएगा, इसका 33%। उसके बाद क्रस्टेशिया क्रैब वगैरह हो गया जो वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक है, ये सब 28%। रेप्टाइल्स 21%। साइसाइड्स एक प्लांट्स होता है जो आपको मिलेगा, ये भी डेट पाम के ऑलमोस्ट उसी के जैसा सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये 63% हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर खतरा है क्या बायोडाइवर्सिटी को, और क्या जो हम ह्यूमन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं इस नेचर से, क्या इस बायोडाइवर्सिटी को हम ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हाँ, अभी के प्रेजेंट टाइम में देखा जाए नेचर कॉजेज भी हैं, पर ह्यूमंस बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस सब बायोडाइवर्सिटी में जो भी थ्रेट अभी पैदा हो रहा है उसके लिए। 2019 में यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया था, इसमें देखेंगे कुछ कुछ मेन कॉज दिया था जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंटली खतरा है। उसमें से कुछ कुछ पॉइंट आप देखेंगे, हार्वेस्टिंग, लॉजिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब था जो बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ही गंदा इफेक्ट डालता है। आप देखेंगे हार्वेस्टिंग में हम लोग जो है अलग अलग अपने हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बड़े बड़े ट्रीज, आप जो प्लांट जो भी है सबको कट कर देते हैं, वो सबको हटा देते हैं। लॉजिंग में क्या होता है कि आज के टाइम में आप देखेंगे वुड का क्राफ्ट जो होता है बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, तो वो लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए बिना कुछ सोचे समझे लगातार पेड़ काट रही है, जंगल का जंगल काट दे रही है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप देखेंगे रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। इससे हो क्या रहा है कि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, और ये एक बहुत ही बड़ा कॉज है बायोडाइवर्सिटी में जिसके कारण इसको खतरा हो सकता है। फिर देखेंगे हंटिंग, आपको पता है हंटिंग कुछ शौक के लिए भी करते हैं। आपने अभी यूरोपियन कंट्रीज से ये बहुत सारे न्यूज़ सुना होगा, आपने कुछ इमेजेस वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ बहुत सारे डॉल्फिन, शार्क्स पानी में उनको हंट किया गया है, ऐसा ऐसा इवेंट चलते आता है। तो ये सब देखिए बहुत ज़्यादा ही खतरा है। उसके बाद फिशिंग हो गया, ये तो है फिशिंग के, अपने फिशिंग के लिए हम लोग मरीन लाइफ को पूरा ऑलमोस्ट मतलब डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा बताया गया था कि 2001 से 2020 तक 411 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ट्री जो है उसको हटा दिया गया, मतलब कुछ ना कुछ कारण बस, या तो वो इंडस्ट्री या तो रोड, कोई भी रीजन हो सकता है। 411 मिलियन हेक्टेयर का ट्री को आप टोटल सोचिए, मतलब डिफॉरेस्टेशन हुआ यहाँ पे, पेड़ को हटाया गया। उसमें बताया था 16% प्राइमरी फॉरेस्ट था, और प्राइमरी फॉरेस्ट का आप देखिए एक लाइन के थ्रू आप इसका समझाएंगे कि क्या इसका इम्पोर्टेंस था, कि इसमें से कुछ जो ट्रीज थे वो आपको बताया जाता है कि 100 से 1000 ईयर्स तक ओल्ड थे। मतलब सोचिए एक वैसा ट्री जिसको ग्रो करने में 100 से 1000 ईयर्स लगा था, उसको भी यहाँ पे काटा गया। आपको पता है जो फ्लोरा एंड फौना है यही हमारे इन्वायरमेंट को भी बैलेंस में बचाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिच इन्वायरमेंट्स हैं इनको हम लोग धीरे धीरे खुद ही ख़त्म कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सब बहुत ही बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब हमने बात कर ली कि क्या क्या बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों आ रही है, ये IUCN रेड लिस्ट वगैरह के बारे में हमने सब कुछ बात की। अब हम लोग को फोकस करना है हम लोग इसको कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। हम लोग
स्टार्टिंग से बहुत दिनों से आप सुनते होंगे, चलिए यहाँ पे कन्वेंशन हुआ, यहाँ के वर्ल्ड लीडर्स मिले, यहाँ पे बात हुआ, ये बहुत एक्टिविस्ट है, वो एक्टिविस्ट ने ये बात किया। देखिए बात सही है पर एक्शन लेना पड़ेगा। उसमें से कुछ पॉइंट है जो हम लोग को कंसिडर करना चाहिए और सही में इस पर अप्लाई करना चाहिए। इंक्रीज कंजर्वेशन, हम लोग को रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। हमें इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, कोई भी प्लांट एनिमल कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, सबको कंजर्व करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, जितना से ज़्यादा से हो सके हम लोग जो रिसोर्सेज को है उसको सस्टेनेबली यूज करें, मतलब ज़रूरत है तभी यूज करें, अननेसेसरी यूटिलाइज नहीं करें। कोशिश करें कि हम लोग जो है अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएं, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि वो नेचर है तभी हम लोग हैं, हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही यूटिलाइज करें इस रिसोर्सेज को कि वो लॉन्ग लाइफ चले। ये नहीं कि चलो ठीक है अभी है बहुत ज़्यादा है तो बस ले लो सब, बस ख़त्म कर दो, नहीं, ऐसा बहुत गलत होगा। हम लोग अपने अर्थ को ही नुकसान पहुंचा रहे होंगे इसमें। उसके बाद है मोर इक्वल शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का इक्वल शेयरिंग होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस्ड वे में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, इंक्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, बड़े बड़े लीडर्स मिलते हैं, बात करते हैं हम इतना पैसा डालेंगे इसमें, इतना पैसा डालेंगे, तो सबको डालना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज हो डेवलप्ड कंट्रीज हो, सबको अपने हिसाब से जो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर ये सोचेंगे कोई कंट्रीज कि हम ठीक है हम इतना डालते हैं वो नहीं डाल रहा है तो हम इतना क्यों डालें, ऐसे नहीं, सबको आगे आना पड़ेगा, सबको मिल के अर्थ, क्योंकि सभी का घर है, सबको एक हो के जुट के फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम कर रही है उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, फंडिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो इस पे काम कर सके। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आई होगी, आपका क्लियर हो गया होगा क्या क्या बायोडाइवर्सिटी हमारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कैसे इसको हम लोग बचा सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे मिलते हैं। जय हिंद।